प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये कुंडली कोलकाता वेस्ट बंगाल से आई है। आप लोग लगातार यही कहते हैं कि कई बार चीज़ें रिपीट होती जाती हैं। जैसे कुछ पिछले महीने लगातार सारी कुंडलियाँ मकर लग्न की आती थी। अभी 3 से 4 ये 5वीं कुंडली कोलकाता से आई है। इनकी माता जी ने इनकी कुंडली भेजी है और कुछ सवाल पूछे हैं, वो तो बताऊंगा। पर कार्यक्रम के आरंभ में एक छोटी सी बात बता दूं। मैंने कल या परसों के कार्यक्रम में कोलकाता के बारे में एक बात, कोलकाता ने वेस्ट बंगाल के बारे में बात कही थी कि अगर भारत के सामने कल जातिगत अगर कोई समस्या होती है, धर्म के आधार पर कोई समस्या कल को होती है, तो उसमें केरला और पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा अहम भूमिका में होंगे। ये सबसे ज़्यादा किसी भी अभी के स्थिति के हिसाब से बड़ी स्थिति वहाँ की कमज़ोर है। जैसा मैं कभी सामने से तो जाकर के मैंने नहीं देखी हैं चीज़ें। 2-3 बार गया हूँ कोलकाता, वहाँ गंगा जी के उस पार गया था मैं, हावड़ा ब्रिज के उस पार। तो आपको बताऊँ, मैं 5 मिनट भी वहाँ पे रुक नहीं पाया था। इतनी गंदगी थी, इतनी गंदगी, स्टेशन से लेकर के हर जगह बहुत गंदगी। पता नहीं वो अपने आप को अलग समझ लिए हैं या फिर समझ बैठी हैं वहाँ की जो साहिबा हैं। दूसरे नंबर पे कि मैंने बात कही थी कि कोलकाता के लोगों को प्रायः वहाँ से मूव करके राजस्थान, गुजरात आदि अन्य क्षेत्रों में बसते हुए देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने वो बात रिकॉर्डिंग आप लोगों को सुनाई थी जिसमें बात कही थी कि उन्होंने पूछा था कि पंडित जी, कोलकाता की स्थिति या पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मेरा कोलकाता कहने का अर्थ पूरे पश्चिम बंगाल से है। कोलकाता की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो आगे किस दिशा में जाया जाए। मैंने कहा ऐसी ज़रूरत ही क्यों पड़ी कि आप कहीं जाएं और आपको जाने के लिए मजबूर कौन कर रहा है। इसका अर्थ है कि आप लोग क्षेत्रीयता के आधार पे, भाषाई आधार पे अपने ऊपर शासक, जो आपका शासक वर्ग है, आप उसको भाषा के आधार पर चयन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये सबसे बड़ी विसंगति का कारण बनेगा आने वाले समय में। मैं सबसे पहले, जो लोग भी मुझे कोलकाता से देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल से देख रहे हैं, झारखंड से देख रहे हैं, बिहार के उस क्षेत्र से देख रहे हैं जहाँ पे एक खास धर्म के लोग बहुत ज़्यादा हावी हैं, उन लोगों को आगाह और सावधान करना चाहता हूँ। सतर्क रहें, सावधान रहें और निश्चित रूप से बंगाल के राजनीतिक स्थिति को बदलने की तत्काल आवश्यकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे ज़्यादा ये बात मैं अभी ही कह देता हूँ और मैंने बहुत बार कार्यक्रम में भी कही है। तो ये कन्या लग्न की कुंडली बनती है। भगवान कोलकाता के हैं और लग्न के अधिपति नीच के बैठे हैं। पर ध्यान से समझिएगा, लग्न ये रहा, कन्या लग्न की कुंडली, लग्न के अधिपति 7म स्थान में बैठे। पर मैंने एक सूत्र बताई थी जिसमें ये बात कही थी कि सूर्य और बुध का 7म भाव में बैठना दाम्पत्य की कमजोरी का कारण बनती है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सूर्य और चंद्रमा धनु राशि के, जिसके अधिपति गुरु राहु के साथ और नीच में, ये ठीक नहीं है। इस व्यक्ति के जीवन के दाम्पत्य को हमें संभालने की आवश्यकता होगी, क्योंकि 5म भाव के अधिपति शनि भी शुक्र के साथ बैठे हैं, जो इस कुंडली में चतुर्थ भाव, द्वितीय भाव के अधिपति होते हैं। द्वितीय का 6वें में जाना दारिद्र दोष लगा देता है और कई बार व्यक्ति के जीवन में नई समस्याओं के उजागर करने का मार्ग खोल देता है। किसी को भी देने से बचने की आवश्यकता होगी, किसी को भी धन न दीजिए। और जीवन में एक बार व्यक्ति खूब अच्छा धन कमाता है और एक बार उसको थोड़े बहुत संशयों के साथ दारिद्र देखना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे आप हो सकता है कई बार जीवन के आरंभ में देखते हैं, कई बार जीवन के मध्य में देखते हैं, कई बार जीवन के अंतिम में देखते हैं। पर अंतिम वाली जो स्थिति होती है वो थोड़ी भयावह होती है। वो ना हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि धन भाव के अधिपति जब 6वें भाव में बैठते हैं तो दारिद्र दोष लगाते हैं। 11वें भाव में नीच के मंगल कमज़ोर हो जाएंगे और इस कारण से कई बार व्यक्ति को दूर जा करके अनियंत्रित और पर्यावरण में मैत्री का भाव नहीं मिलता है और उसमें भी व्यक्ति को डट करके मुकाबला करके धन कमाना पड़ता है। ये शिप पे रहते हैं ऐसा। तो लाभ भाव के अधिपति का 8म में जाना ये एक अलग तरीके का दारिद्र दोष होगा और धन भाव के अधिपति का 6वें में जाना अलग प्रकार की धन से हानि के संकेत निकालते हैं। पर अब मैंने ये बात जब कह दी कि लाभ भाव के अधिपति 8म में तो दारिद्र दोष, धन भाव के अधिपति 8म में तो दारिद्र दोष और 7म भाव में सूर्य बुध कमजोरी हो गए, तृतीय भाव में गुरु के यहाँ बैठने का कोई विशेष परिणाम बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, तो कुंडली तो कमजोर हो जाएगी। हाँ, निश्चित रूप से कुंडली थोड़ी कमजोर होगी। कारण समझते हैं
क्योंकि दशमांश कुंडली में जब आप बात करते हैं तो दशमांश कुंडली में दशम भाव के अधिपति बहुत अच्छे बैठे हैं, स्थिर राशि में अग्नि तत्व के ग्रह होकर के बैठे हैं। पर ये मैच बहुत अच्छा नहीं होगा। अग्नि तत्व का ग्रह अग्नि तत्व की राशि में या वायु तत्व की राशि में बैठेगा तो अच्छा होगा। जैसे सूर्य यहाँ 1 नंबर में बैठ जाते तो अच्छी बात होती। यहाँ गुरु कुंभ राशि में बैठे हैं, आकाश तत्व के गुरु होते हैं और कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है। ये दोनों स्थितियां बहुत अच्छी बनी हैं। इसका अर्थ होगा, किसी ने कहा था पंडित जी अब दशमांश कैसे बताते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। भाई साहब, अगर चतुर्थ भाव दशमांश कुंडली का मजबूत है, इसका अर्थ ये होगा कि व्यक्ति के जीवन में कर्म का और करियर का सुख बहुत अच्छा होता है। वो अपने करियर को लेकर के कभी भी हतोत्साहित, परेशान, चिंतित और व्यथित नहीं होगा। ये इस भाव का परिणाम है। धन भाव के लग्न के अधिपति अगर दशमांश कुंडली में जो यहां बैठे हैं लाभ में, और लाभ भाव का अधिपति देखिए मंगल की उच्च राशि में बैठा है, लाभेश पंचम में, और लाभेश अपने भाव से 5 घर, चंद्रमा के साथ भाग्य भाव के अधिपति के साथ, लाभ का अधिपति बुध और भाग्य का अधिपति चंद्रमा, ये दोनों एक साथ बैठ गए। राहु अब लाभ और भाग्य दोनों की गति को वृद्धि देंगे, और यहाँ अपने मित्र की राशि में बुध भी बैठे हैं। चंद्रमा तो किसी को शत्रु मानता नहीं, पर चंद्रमा यहाँ के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। तीसरे भाव के चंद्रमा अच्छे होते हैं, पर इस राशि के लिए थोड़े गड़बड़ होंगे। पर यहाँ पे चंद्रमा और बुध के कारण व्यक्ति के करियर में आराम मिलता है, और वो कभी भी बहुत ही आसान काम ढूंढना चाहता है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क उसे नहीं करना पड़ेगा। तो 2 बातें क्लियर हो गई। एक तो वो अपने काम से खुश रहेगा, और दूसरा उसको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर पर्यावरण में असंतुलन झेलना पड़ेगा। ये यहाँ शुक्र सप्तम षष्टम में और सूर्य के यहाँ पे बैठने के कारण। अब यहाँ पे गुरु और सूर्य अगर केंद्र में नहीं होते, ध्यान से समझिएगा, अगर दशमांश कुंडली में ये जो D10 चार्ट है आपके करियर का वो दिखाता है, अगर गुरु और सूर्य केंद्र में नहीं होते तो व्यक्ति का करियर और भी ज़्यादा डिमोलिश हो सकता था, पर ऐसा नहीं होगा। चूंकि ये जो गुरु हैं वो इस कुंडली के धन भाव के अधिपति होकर के चतुर्थ भाव में बैठ करके दशम स्थान पे शुभ ग्रह की दृष्टि डाल रहे हैं, शुभ भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, और सूर्य इस भाव का अधिपति होकर के केंद्र में बैठा है। व्यक्ति के करियर को स्थिरता मिले। हाँ, पर ये जो स्थिति बनी है शुक्र की यहाँ पे, ये कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। दाम्पत्य के बाद यहाँ पे सैया सुख थोड़े देर से और थोड़े से कष्टप्रद स्थिति से होती है। संतति वगैरह का भी सुख थोड़ा बहुत देर से हो सकता है। वैसे बैठे हैं बहुत अच्छे, तो मैं इसे संतति के मामले में ये कुंडली कमजोर नहीं कहूँगा। हाँ, बुध यहाँ बढ़िया, मंगल यहाँ बढ़िया, सूर्य यहाँ बढ़िया बैठे हैं, पर सूर्य और चंद्रमा के सप्तम भाव में बैठने से कई बार पत्नी जो होती है वो पॉलिटिकल करेक्ट होती है, पॉलिटिक्स में उसका दिमाग ज़्यादा रहता है। कहने का अर्थ मेरा ये होगा कि कोई आवश्यक नहीं है कि वो राजनीति से जुड़ी हो या फिर राजनीति करती हो, उनके दिमाग में राजनीति होती है। आप राजनीतिज्ञ हो नहीं सकते, पर दिमाग में चीज़ें चलती हैं। वो व्यक्ति बहुत ही डीप और छोटी छोटी बातों को सोचता है, इसे ही पॉलिटिकल माइंडेड कह सकते हैं। क्योंकि नवमांश कुंडली में एक तरफ शनि और दूसरी तरफ केतु का पाप कर्तरी योग इस कुंडली के लग्न को लगेगा। इस वजह से हमें इस बात को बहुत ही ज़्यादा सावधानी से समझने की आवश्यकता है। मीन राशि और वृषभ राशि इस कुंडली में थोड़ी अच्छी बन रही हैं। वैसे एक बात बता दूं तो दशमांश कुंडली में दशम भाव के अधिपति की स्थिति अच्छी, लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली में लाभ में जाना, लाभ भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में किसी भी पाप ग्रह से प्रभावित नहीं होना, और केतु के प्रभाव में आकर के, हालांकि राहु यहाँ पे अच्छे होंगे, तो करियर व्यक्ति का ठीक है। दाम्पत्य थोड़ा कमजोर देख रहा हूँ। डेली बेसिस का इनकम उनको दूर ले जा करके तब धन देगा, ऐसा भी है। क्लियर है? अब वस्तुतः इनके और भी कुछ सवाल हैं जो मैं आपको केंद्र में रख करके बता दूं। सबसे पहला सवाल, दाम्पत्य कैसा है? दाम्पत्य चिंतित करने वाला है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि विवाह चिंतित करने वाला है तो उसके उपाय क्या हो सकते हैं? तो उपाय स्वरूप आप लोगों को हमेशा ये बात याद रखनी है। जैसे उन्होंने पूछा था कि पंडित जी आप कैसे बताते हैं कि विवाह किससे किया जाए, पति पत्नी की राशि क्या होनी चाहिए? उसके लिए मैंने एक कार्यक्रम बनाया था। शुक्र जिस राशि में बैठे हों उस राशि या उसी लग्न की जातिका से विवाह या जातक का विवाह हो जाए। कुंभ राशि से चंद्रमा जहां बैठे हैं, मेष राशि से भी व्यक्ति के विवाह हो सकते हैं, मेष राशि वालों से या मेष लग्न वालों से। सप्तम भाव में जो राशि बनी है उस भाव के अधिपति जहां बैठे हों उस भाव के अधिपति यानी कि वृश्चिक राशि से भी व्यक्ति की विवाह की स्थिति बनती है। इसके साथ साथ सप्तम भाव में जो राशि बनी है उस भाव के अधिपति जिस भाव में उच्च के होते हैं, जैसे गुरु
तो गुरु किस राशि में उच्च के होते हैं? कर्क में, यानी कि जातक का विवाह कर्क राशि वालों से भी हो सकता है। क्लियर है? ये 4 प्रमुख सिद्धांत है जो विवाह में देखने चाहिए। तो इतनी सारी चीजें आप इनसे विवाह कर सकते। दिशा की बात तो शुक्र से जो 7वें भाव की राशि है, यानी कि पूर्व दिशा बनेगी सिंह राशि, तो वहां पे आप पूर्व दिशा की तरफ भी आपकी शादी की स्थिति बनती है। वैसे मैं एक बात बता दूं, ये कुंडली में पंचांग जो बना है वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, तब आप लोगों को बात ये स्पष्टतया समझ में आ जाएगी कि चैत्र माह में जन्मे हैं तो थोड़े चिड़चिड़े भी हैं, जिद्दी भी होंगे, हालांकि व्यक्ति काम रहने का पूरा कोशिश करता है। उत्तरायण में जन्मे होने से आत्मबल और पिता का सुख, पर माता बहुत ज़्यादा हावी रहती है व्यक्ति के जीवन को लेकर के। वसंत ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति मेहनती है, पर कोमल मेहनत करने वाला है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क, वो जैसे होता है ना कि बहुत एक्स्ट्रा नहीं कर सकता, वो एक लिमिट तक ही करेगा। मतलब शारीरिक जो मजबूती है वो उतनी नहीं है कि व्यक्ति बोझा उठाए, भारी उठाए, ऐसा नहीं कर सकता। शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा पापक होते हैं। अब इनके इस सवाल का उत्तर मैं देता हूं। इस कुंडली में सरकारी नौकरी के योग कम हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब सवाल उठता है कि अपना काम करे या फिर प्राइवेट नौकरी करे। इस कुंडली में सरकारी नौकरी के योग नहीं है। इस कुंडली में धन एक जैसे आने की स्थिति में भी नहीं है। इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति खुद का काम करे या तो फिर प्राइवेट नौकरी करे। शुरुआत में जो स्थिति अभी चल रही है, जैसे इनकी कुंडली में शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा पापक हो गए, प्रीति योग कृतिका नक्षत्र, तो व्यक्ति दूर देश जाकर के नौकरी करे, और क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण सबसे पहले सामंजस्य अपने अंदर बिठाए, सामंजस्य की वृत्ति पालन करे, वृत्ति का पालन करे, सामंजस्य बनाए परिस्थिति के साथ। आपको आपकी कुंडली में राहु 2035 तक है, आपकी अवस्था 1995 है, आपके पास अभी अवस्था काफी है। इस चीज को समझ करके आपको कम से कम 2029 तक अभी चुपचाप नौकरी कर लेनी चाहिए। क्लियर है? 2029 तक नौकरी करिए, 29 के फरवरी तक आप नौकरी करिए, उसके बाद अपने कारोबार पे आप फोकस कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल शब्द और स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इस कुंडली में शनि यहां उच्च के, शनि यहां, और शनि का प्रभाव 12 में, केतु का प्रभाव यहां है, मंगल नीच के हैं, 12वें भाव के अधिपति नीच के ग्रह के साथ लग्नेश का संबंध 12वें भाव से हो तो ये ठीक नहीं होता। यहां पे शनि और केतु का पापकर्त्री, शनि 12वें इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। माता, और कई बार माता से दूर जाकर के व्यक्ति धन कमाता है, करियर में ऐसी स्थितियां बनती हैं। पर एक बात और भी है, ये कुंडली करियर के लिहाज से बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, दाम्पत्य के मामले में कमजोर है, रूटीन के मामले में ये कुंडली कमजोर होगी। व्यक्ति अपने रूटीन को ठीक करे और अपने दैनिक जीवन में कैसे वो जी रहा है इसको ठीक करने की आवश्यकता है। ये कन्या लग्न वाले, उनकी प्रवृत्ति बार बार बदलती रहती है, एक जैसी प्रवृत्ति नहीं रहती। कभी उनको ये पसंद आ जाता है, कभी ये पसंद आ जाता है, कभी तुरंत उनको उनके ऊपर किसी दूसरे का हैंगओवर काम करता है, फिर कभी कुछ और बदल जाता है। ये बदल 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 कब तक चलेगा, समझने की बात है। और चंद्रमा जब जन्म कुंडली में अनुकूल नहीं होते तो प्रतिकूलता बढ़ती जाती है। तो कैसी? इमोशन, कंसंट्रेशन, धन के आगमन और धन के व्यय की स्थिति, आप लूज कर जाते हैं। कई बार सामने वाले को बिना पढ़े ही व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता, आप ये काम कर लेते होंगे। लग्नेश लग्न को देख रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है, इससे आयु बढ़ती है, आयु का सुख मिलता है। अष्टम भाव में ग्रहण लगा है, इस वजह से व्यक्ति चिंतन उतना नहीं कर पाता है और बार बार उठना चाहता है, पर उसके सामने विपरीत परिस्थिति ना जाने कहां से आ जाती है। अभी तुरंत तत्काल प्रभाव से लाजवर्त धारण करना है, और ये लाजवर्त आपको 2035 के अगस्त तक धारण करना है। इस दौरान गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ और गणेश जी को 21 दुर्वा प्रत्येक दिन या बुधवार को दुर्वा अर्पित करने के बाद अगर बन पड़े तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर लीजिए, और साथ ही साथ गणेश जी के मंदिर का दर्शन अगर हो सके तो माता जी इनके लिए गणेश चतुर्थी का व्रत उठा सकती हैं, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि वाली, जिसमें दिन भर उपवास रह के शाम को प्रसाद स्वरूप कुछ भी भोजन ग्रहण कर सकती हैं, जो मीठा हो, नमक ना हो, और साथ ही साथ गणेश जी की विधिवत पूजा कर लीजिए। क्लियर है? इस कुंडली में आपने जो मुझे पूछा है उसके आधार पर ये कुंडली राहु अगर धन भाव में नहीं बैठे होते
तो और भी कमज़ोर हो सकती थी। और लाभ भाव के अधिपति अगर लग्न को नहीं देखते, लग्नेश के साथ नहीं बैठते, तो ये कुंडली और भी मजबूत हो सकती थी। भाग्य भाव के अधिपति अगर छठवें भाव में नहीं बैठे होते पंचमें षष्ठेश के साथ, तो ये कुंडली और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगी। हालांकि शुक्र और शनि का छठवें भाव में बैठना बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं होगा, पर व्यक्ति के अधिकारों से कई बार वंचित कर देता है। कई बार व्यक्ति अपने पूर्वजों के साथ बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाता है, घर से दूर रहने के कारण बनते हैं। चंद्रमा और शनि केतु का प्रभाव यहाँ पे पापकर्त्री दाम्पत्य में ये क्षेत्र, इस वजह से सबसे ज़्यादा रूटीन, जागना, सोना, भोजन, नियम और पद्धति कैसी है, ये कुंडली इस पे विचार करने के लिए ज़्यादा कह रही है। यहाँ भी लग्न को, जो यहाँ का सप्तम भाव है वो यहाँ का लग्न है, यहाँ भी पापकर्त्री, यहाँ भी पापकर्त्री, सूर्य बुध का यहाँ बैठना और किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, गुरु की दृष्टि है, इस वजह से थोड़ी सी कुंडली अच्छी बनेगी। अगर ये नहीं होते तो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती। ये बात इतनी मैंने बताई। आपकी कुंडली में मंगल सबसे ज़्यादा अच्छे होंगे नीच के होने के बावजूद भी, क्योंकि ये पूर्व दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। ये दक्षिण दिशा की तरफ ही बढ़ रहे हैं। 19 डिग्री के हैं, अवस्थागत बहुत अच्छे। सूर्य जन्म कुंडली में 19 डिग्री के, अवस्थागत बहुत अच्छे। चंद्रमा ढलान की तरफ है, इस वजह से बीमारियां, कंसंट्रेशन डेवलप करने में दिक्कत होती है, एकाग्रता कमज़ोर होती है, व्यक्ति स्वप्न ज़्यादा देखता है और कई बार उसे याद भी नहीं रहता। एक जगह पे और एक रास्ते पे चलने में कई बार दिक्कत होती है। इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए भगवान सूर्य की उपासना और रक्त चंदन की माला का धारण करना ये बहुत आवश्यक रहेगा। ओम आदित्याय नमः का जप और प्रत्येक अमावस्या को कम से कम अपने पितरों के निमित्त दीपक का दान करना ये बहुत आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मंगल बहुत बढ़िया है, आश्लेषा में बैठे हैं और कम से कम वो अगर नीच के नहीं होते, हालांकि मैंने एक बात बताई थी कि एकादशवें भाव में नीच के कोई भी ग्रह अच्छे हो जाते हैं, 10वें भाव की तरफ ये बढ़ेंगे करके 10वें भाव में इनका प्रभाव नहीं होगा। मैंने बात कही कि ये नीच के बैठे, जिनका नीच भंग नहीं हुआ, पर ये परिवर्तन योग होने के कारण कम से कम मंगल और चंद्रमा लक्ष्मी योग और व्यक्ति को चहुं ओर विकसित भूमि का बना देंगे। भूमि, भवन, वाहन, छत्र, चमर, गाड़ियाँ ये सब मिल जाती हैं। इसके मामले में व्यक्ति को कभी भी चिंतन करने की आवश्यकता और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चतुर्थ भाव पीछे गया है। माता जी को निश्चित रूप से थोड़ी भी समस्या हो सकती है स्वास्थ्य में और चिंता ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इस भाव पे केतु की दृष्टि है और इस भाव के अधिपति मूलतया गुरु राहु के ठीक आगे होने से थोड़ी सी समस्या में भी जाएंगे। यहाँ पे बुध बढ़िया बैठे हैं, तो वैसे इनकी कुंडली में चंद्रमा थोड़े कमज़ोर हैं, इस वजह से कभी कभी हमें शिव जी के मंदिर का भी दर्शन करना चाहिए। गणेश जी की पूजा इस कुंडली के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होगी। नक्षत्र के हिसाब से सूर्य बुद्धिमान बनाएंगे और चंद्रमा साहसी, मंगल चपल चंचल चालाक और चतुर, और साथ ही साथ बुध आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो आपको अर्ध सरकारी या सरकार से जुड़ करके काम करने वाला बनाएंगे। ये बुध आपकी कुंडली में आपके सपोर्ट में रहेंगे। अगर नीच के नहीं होते तो और भी गड़बड़ी बात में नहीं होती। गुरु जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको भगवत भक्त, माता पिता की सेवा करने वाला और कई बार सत्य बोलने के चलते कई बार व्यक्ति खूंखार भी हो जाता है, ये बात भी दिख रही है। व्यक्ति के पास चारित्रिक दोष नहीं है, चरित्र का कमजोर नहीं है। हाँ, शुक्र जिस स्थिति में शनि के साथ बैठे हैं इस वजह से व्यक्ति को वीर्यहंता नहीं बनना चाहिए। शुक्र जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर व्यक्ति का व्यय बढ़ेगा और राहु में शुक्र वाली दशा कुछ हद तक धन के लाभ भी कराएगी। उसके बाद शनि, राहु और शनि मंगल का प्रभाव छठवें भाव पे, मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ सामान्य, मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पे बहुत अच्छी और मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पे सामान्यतया शनि, राहु और मंगल छठवें भाव पे देखेंगे तो पेट से संबंधित समस्या, अतड़ियों से संबंधित समस्या, उसके बाद मानसिक व्यग्रता, मन एकाग्र न हो, कंसंट्रेशन तो मैंने बात कही ही, साथ ही साथ व्यक्ति अतिरेक व्यय से भी परेशान रहता है और एक जगह पर टिक करके उसको काम करने में दिक्कत होती है। ये इस कुंडली की कमजोरी है। लग्न के अधिपति अगर लग्न को धन भाव के अधिपति पीछे, पर धन भाव ये भी मतलब सुख भाव, पर धन भाव के अधिपति ये ठीक नहीं, पराक्रम भाव के अधिपति नीच के, इस वजह से मेहनत करना और छोटे भाई बहनों का सुख थोड़ा कम और कई बार उनसे बने नहीं, बड़े भाई बहन भी नहीं होते या लगभग होते भी हैं तो उनका सुख बहुत ज़्यादा उम्र तक नहीं मिलता या फिर स्वयं वो परेशान होते। चतुर्थ भाव पीछे, इस वजह से बहुत अच्छा नहीं। केतु की दृष्टि, मानसिक चिंता और माता को दवाइयाँ या माता व्यग्र होती है, बेवजह की चिंताओं से घुली रहती है। पंचम भाव
दाम्पत्य में कमजोरी और प्रेम जितना व्यक्ति देना चाहता है उतना मिलता नहीं है, और कई बार वो दे भी नहीं पाता। अपनी पत्नी के साथ कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी ना करें। 7वां भाव थोड़ा ठीक नहीं है। 8वां भाव परिवर्तन अगर नहीं होता तो ये और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। 9वां भाव प्रतियोगिता कर रहा है। 10वां भाव प्रतियोगिता कर रहा है। 11वां भाव थोड़ा कमज़ोर। हालांकि ये सूत्र यहाँ पे काम करेगा कि 11वें भाव में नीच के, हालांकि 11वां भाव इनको ऐसे बना रहा है कि व्यक्ति बहुत जल्दी किसी पे भरोसा ना करे, किसी को दे नहीं तो पैसे निकालने में बड़ी मशक्कत हो जाएगी, आप निकाल नहीं पाएंगे। और कई बार आप लोगों को समझ नहीं पाते, उनके बारे में बहुत जल्दी कोई धारणा आप बना नहीं पाते, या फिर एक कमज़ोरी भी हो सकती है या एक मजबूती वाली बात भी हो सकती है। पर आपको कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, कैसे अलोकेशन करना है ऊर्जा का, कैसे स्थानांतरण करना है ऊर्जा को, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे रीअलोकेट करना है। ये बात बहुत समझने वाली है। ये कुंडली व्यापारिक कुंडली है और प्राइवेट नौकरी करने वाली कुंडली है। इस कुंडली में सरकारी नौकरी के योग थोड़े कम है। दाम्पत्य पे ध्यान देना होगा, जो मैंने बताए हैं उस पर काम करिए। आपकी कुंडली के आधार पे 2 तारीख अच्छी रहेगी। बच के रहना चाहिए इस कुंडली के आधार पर धनु, सिंह और मेष वालों से। इस कुंडली में बच के रहना होगा इन राशियों से। और दिशा आपकी कुंडली में धन कमाने के लिए पश्चिम बहुत अच्छी रहेगी। पश्चिमी देश की यात्रा करिए। बाहर जाना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत मशक्क़त के साथ आप वहाँ भी जा सकते हैं। वस्तुतः एक बात कह दूँ तो लग्नेश के ऊपर अगर लग्न की दृष्टि हो या फिर लग्नेश के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि हो तो कुंडली कमज़ोर नहीं होती। आपकी कुंडली में गुरु ने बुध को देखा है और ये जन्म कुंडली के सप्तमेश होते हैं, तो दाम्पत्य टूटेगा नहीं, थोड़े बहुत आसान और थोड़े बहुत कठोर दौर दिखाएगा। ये बात है। राहु के बाद जो गुरु की दशा आएगी वो आपके जीवन में आपके संतुलन का कारण बनेगी। राहु आपको मार्ग देंगे। और वस्तुतः मैं यहाँ पे था, शनि के बाद राहु की अगर चर्चा करूंगा तो आपकी कुंडली में राहु और केतु दोनों की ही दशाएं कमजोर नहीं जाएंगी, क्योंकि धन भाव के अधिपति जो बैठे हैं शुक्र की राशि में, शुक्र की राशि में राहु बैठे हैं, ये कभी भी असंतुलन नहीं पैदा करने देते। लेकिन धन भाव के अधिपति अगर 6वें भाव में नहीं बैठे होते तो ये गड़बड़ी हो सकती है, और इसी के कारण थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है। धन टिकता नहीं, रुकता नहीं, बचता नहीं, या फिर रेगुलराइज नहीं हो पाता है। ये कारण है। मैं इनकी कुंडली में अगर अष्टक वर्ग वगैरह इन्होंने जैसे कहा है, मैं अगर उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दूं तो आपको एक बात याद रखिएगा कि आपकी कुंडली में सबसे जो विशेष अंक मिल रहे हैं उसमें सबसे बढ़िया अंक आपकी कुंडली में कुंभ राशि को और मिथुन राशि को मिल रहे हैं। वैसे एक अंक आपकी कुंडली में बहुत अच्छा धनु को भी मिलेगा, ये बात भी अच्छी दिख रही है। पर एक बात जो मैं समझ रहा हूँ कि आपकी कुंडली में गुरु भी ठीक है। अल्टीमेटली इस कुंडली में अगर आप देखें तो गुरु का अभिन्नाष्टक वर्ग, चंद्रमा का अभिन्नाष्टक वर्ग, मंगल का अभिन्नाष्टक वर्ग, इन सबको अंक अच्छे मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं बाकी की चीज़ें देखूंगा तो यहाँ पे जैसे D7 चार्ट वगैरह देखूं या फिर अल्टीमेटली D60 वगैरह देख रहा हूँ, तो यहाँ पे व्यवसाय बाद में और अपना खुद का काम भी दिख रहा है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। और एक बात और भी कह दूं तो इस कुंडली में स्वास्थ्य के मामले में मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी रक्त प्रवाह है और पाचन तंत्र पे दिख रही है। और कई बार व्यक्ति क्रोधी और उन्मादी भी होता है, जिद पकड़ लेता है और मेंटल पीस डिसएग्री करता है। इसके साथ साथ संतान का सुख इस कुंडली में अच्छा है, संतति का सुख खराब नहीं है, संतति का सुख मिल जाएगा। और ऊर्जा हमेशा है, कैपेसिटी अच्छी है, कन्विंसिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, वो कम कर दीजिए। और भ्रमित मत होइए किसी भी चीज़ को लेकर के। किसी भी चीज़ के बारे में अपनी एक राय रखिए कि आखिर यह है तो यह है, ये नहीं है तो ये नहीं है। ढोल मूल और बीच का रास्ता कई बार बहुत अच्छा नहीं होता है जीवन जीने के लिए, ये बात है। तो ये आपकी कुंडली है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। गुरु वाली दशा अच्छी जाएगी। और मैं एक बात आपको बता दूं तो ये कुंडली में चंद्रमा को सबसे ज़्यादा बल देने की आवश्यकता है और शनि को सबसे ज़्यादा बल देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस कुंडली के लिए शनि अच्छे होते हैं पर कहीं ना कहीं यहाँ पे वो कई बार व्यक्ति के जीवन को आलसी भी बना रहे हैं। लग्न के अधिपति नीच के नहीं होते तो और भी कुंडली मजबूत हो सकती थी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।